हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम फिर से शुरू कर रहे हैं लूसेंट सीरीज़ के अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री चलाई जा रही है, जो 2022 में अपडेटेड बुक है और साथ ही साथ न्यू पैटर्न पे पढ़ाई जा रही है, जो आपके ऑल टीचिंग एग्जाम सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के साथ साथ जो पेट अभी आपका हुआ है 2022, उसके बाद जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उनमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड कलर का बटन लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए घंटा को, ताकि आपको डेली अपडेट्स वीडियो जैसी हमारी आए और आपको मिले और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। जिन लोगों ने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं वो लूसेंट सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से जो है कि आप बाकी वीडियो भी देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सिख और अंग्रेज़ों का संबंध, इससे पहले हमने बंगाल, मैसूर, इस तरीके के सारे संबंध देख लिए। अब अंग्रेज़ों ने किस तरीके से सिख यानी कि पंजाब को अपने अधीन किया, तो हम देखेंगे यहाँ पे सिख संप्रदाय के बारे में। पहले कि सिख धर्म के बारे में बात करेंगे तो देखते हैं कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जो है कि गुरु नानक को दिया जाता है, जो कि इनके पहले गुरु थे। और गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? सिख कहलाए। और ये जो बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। आपसे पूछता है कि कौन से दो बादशाह के समकालीन थे, तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। आपको ये भी याद रखना है कि कबीर भी इनके समकालीन थे। कब थे? कबीर भी इनके समकालीन थे। 1496 को कार्तिक पूर्णिमा को नानक के आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। और गुरु नानक का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि गुरु का लंगर, जो आज हम गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वहाँ पे ये निःशुल्क जो है कि एक भोजनालय होता है। तो पूछता है आपसे कि गुरु का लंगर किस गुरु ने शुरू किया, तो गुरु नानक ने शुरू किया। और गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए। आप कहते हैं ना कि चलिए लाइन में बैठ जाइए, पंगत में बैठ जाइए, तो ये व्यवस्था जो है कि इन्होंने शुरू की। अगला देखते हैं हम पॉइंट। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे और साथ ही साथ आम पब्लिक को, आम जनता को, श्रद्धालुओं को भोजन मुफ्त में भोजन कराते थे, निःशुल्क, यानी एक सेवा करते थे। और गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। और इसीलिए जो है कि करतारपुर कॉरिडोर अभी बहुत ही चर्चा में था, जो पाकिस्तान और भारत के पंजाब में जो है कि कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे लोग यहाँ पे इनके दर्शन भी कर सकें। इसके बाद आते हैं आपके गुरु अंगद, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। ध्यान देना, गुरु अंगद दूसरे थे और इनका जो प्रारंभिक नाम था बचपन का वो लहना था। और इन्होंने जो है कि क्या किया, गुरु नानक द्वारा जो शुरू की गई थी लंगर व्यवस्था, इसको परमानेंट बना दिया कि आजीवन यानी प्रतिदिन हम भोजन कराएंगे निःशुल्क लोगों को सुबह और शाम। साथ ही साथ इनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले है कि जो आज हम गुरुमुखी लिपि देखते हैं, जो गुरुमुखी लिपि होती है, जैसे हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, उसी तरह गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी गुरु अंगद ने ही किया था। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें, लंगर की व्यवस्था गुरु नानक ने की और गुरुमुखी लिपि की व्यवस्था जो है कि गुरु अंगद ने की थी। साथ ही साथ इनके जो तीसरे गुरु थे वो अमरदास थे। और गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए, यानी इन्होंने ये बताया कि जो हिंदू से हम अलग हैं, यानी हम एक अलग सिख हैं, और इसीलिए इन्होंने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति शुरू की, लवन। तो इनकी क्या है, अक्सर आपसे पूछ लेता है कि सिख धर्म में लवन क्या है, तो विवाह पद्धति है या भोजन कराने की पद्धति है, कुछ भी ऑप्शन देगा, तो आपको याद होना चाहिए लवन एक विवाह की पद्धति है। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल में जो है कि भेंट की और साथ ही साथ इनकी पुत्री जो बीबी भानी थी, इनको कई गांव दान में दिए। कई गांव का मतलब 500 गांव की जो है कि जमीन जो है कि इनको गांव में दी। और अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति कर दी थी। तो याद रखना है कि जो आज वर्तमान में अमृतसर नगर जो बसा हुआ है और जो हरमिंदर साहब का जो मंदिर है, ये सब जो है कि इसी अमरदास की पुत्री जो बीबी भानी थी, इनको जो ज़मीन दी गई थी अकबर के द्वारा, इसी पर स्थापित किया गया है। तो आगे देखते हैं हम इसको। जो बीबी के पति थे, यानी बीबी भानी के पति जो रामदास थे, ये सिखों के चौथे गुरु बनते हैं। और अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक एक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। तो आपसे पूछेगा अमृतसर नगर की स्थापना जिस जमीन पर की गई है वो किस शासक ने दी, तो अकबर ने दी थी। और किसके द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना की गई, तो गुरु रामदास जो चौथे गुरु थे। याद रखना इस तरीके से, गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र जो गुरु अर्जुन देव बनते हैं, इनको गुरु का पद सौंपा और यही गुरु पद पैतृक बन गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस गुरु के द्वारा गुरु का पद पैतृक बना दिया गया, वंशानुगत बना दिया गया कि उनका पुत्र ही अब गुरु बनेगा, तो गुरु रामदास जो चौथे गुरु थे, उन्होंने अपने पुत्र अर्जुन देव को जो है कि गुरु पद सौंप कर पैतृक बना दिया। इसके बाद गुरु अर्जुन देव का जो कार्यकाल है 1581 से 1606, ये सिखों के 5वें गुरु हुए और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। मैंने बताया था कि जो गुरु दूसरे गुरु थे आपके
अंगद, इन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी लिपि की रचना की थी, यानी गुरुमुखी लिपि आरंभ की थी। जबकि आदि ग्रंथ जो इनका पवित्र ग्रंथ होता है, जैसे हमारा गीता, रामायण, कुरान, बाइबल होते हैं, इसी तरीके से सिखों का एक धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, जिसमें विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न व्यक्तियों के जो है कि विचारों का समावेश देखने को मिलता है। इसमें प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। इसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। आगे देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। यानी कह सकते हैं कि ये जो पुस्तक है इनकी एक पंथ निरपेक्ष पुस्तक है, अर्थात इसमें सभी धर्मों के और सभी महान व्यक्तियों के विचारों को शामिल किया गया है। गुरु अर्जुन देव ने ही अमृतसर जलाशय के मध्य हरमिंदर साहब का निर्माण कराया। अर्थात अमृतसर नगर की स्थापना तो इनके पिता गुरु रामदास ने किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, हरमिंदर साहब का एक मंदिर है जो उनका निर्माण इन्होंने ही कराया था। और साथ ही साथ इनके ऊपर एक देशद्रोह का मुकदमा लगा, क्योंकि राजकुमार जो खुसरो थे उनकी सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया और देशद्रोही करार दिया कि ये एक दुश्मन यानी जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, उसकी सहायता करने की वजह से इनको मरवा दिया गया। फिर इसके बाद सिख के छठे गुरु हुए हरगोविंद। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन के रूप में तैयार किया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया, जहां से निर्णय किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ खाप पंचायत होती है, पंच परमेश्वर यानी कि पंचायत होती है, इसी तरीके से एक अकाल तख्त होता है सिखों में, जहाँ निर्णय किया जाता है, एक तरीके से ईश्वर का निर्णय माना जाता है उसको। तो एक सैन्य संगठन के रूप में इसे तैयार किया गया और ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी और अमृतसर की किलेबंदी की थी। यानी जो सिख लोग थे या जो पंजाबी लोग थे उनको सैन्य संगठन के रूप में मजबूत किसने किया, तो छठे गुरु हरगोविंद ने किया। 7वें गुरु आते हैं हर राय, इनको दारा सिकोह को मिलने पर आशीर्वाद दिया। इन्होंने क्या किया, दारा सिकोह जो किसके साथ संघर्ष कर रहा था गद्दी के लिए, औरंगजेब के साथ संघर्ष कर रहा था, इन्होंने जो है कि दारा सिकोह को इन्होंने आशीर्वाद दिया अपना। सिखों के 8वें गुरु होते हैं हरकिशन। तो 7वें कौन थे, आपको याद होना चाहिए हर राय, और छठे कौन थे, हरगोविंद। तो हरगोविंद, हर राय, हरकिशन। और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था, ठीक है। और साथ ही साथ सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण गुरु थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने जो है कि इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया। इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने अपना शीश कटवा दिया, लेकिन अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपने धर्म को झुकने नहीं दिया, अर्थात इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। और दिल्ली में जो शीशगंज चांदनी चौक बाजार है पुरानी दिल्ली, वहाँ पर इनका शीशगंज नाम के स्थान पर गुरुद्वारा बना हुआ है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु हैं और गुरु गोविंद सिंह 10वें। इनको लेके बहुत कन्फ्यूज़न होता है अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह को। इनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वर्तमान बिहार की राजधानी पटना में। गुरु गोविंद सिंह को ही सच्चा पातशाह कहा जाता है। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार रखे थे। ककार मतलब जो 5 ऐसे वस्त्र या ऐसे साधन जो क से भी शुरू होते हों, अर्थात केस मतलब बाल, कंघा यानी उस बाल को खींच मतलब कॉम्ब करने के लिए, कृपाण जो एक तरीके से ये इनके पगड़ी में लगा रहता है, और कच्छा, और साथ ही साथ कड़ा, सॉरी पगड़ी में नहीं, कृपाण जो होता है इनके कमर में एक चाकू टाइप का होता है, उसके लिए जो है कि। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए इन्होंने कहा। गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान था वो आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली पाओता थी। क्या थी, कार्यस्थली पाओता थी। अगला देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था और इनके 2 पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब आपको याद होना चाहिए कि पहले गुरु नानक जी ने जो है कि लंगर की व्यवस्था की थी। गुरु अंगद जो दूसरे गुरु थे उन्होंने गुरुमुखी लिपि की बात की थी। इस तरीके से आपको सारे याद होने चाहिए कि गुरु अर्जुन देव ने जो है कि आदि ग्रंथ की रचना की, वहीं गुरु गोविंद सिंह ने जो है कि क्या किया, 5 ककार दिए थे। और इसी तरीके से गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो आप देखो कि सिख धर्म में जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो कुछ लोगों ने जो है कि महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगला देख लेते हैं, इसी से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और अब गुरु वाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, यानी कि गुरु की जो वाणी होगी वही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में कर दी गई थी। और बंदा बहादुर जो इसके बाद आते हैं, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौरी गाँव में हुआ था। बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और साथ ही साथ इनके जो पिता थे वो रामदेव भारद्वाज थे। तो इस पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वाला है कि बंदा बहादुर के लिए क्या कहता है, इनका उद्देश्य था पंजाब में
एक सिख राज्य की स्थापना की जाए। किसकी? सिख राज्य की। और इन्होंने लौहगढ़ को राजधानी बनाया और इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलवाए। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रखना है याद कि बंदा बहादुर ने क्या किया था, लौहगढ़ को राजधानी बनाया और एक सिख राज्य स्थापित करने का इनका उद्देश्य था। और गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक, जो पहले गुरु और अंतिम गुरु, इन दोनों के ही नाम से सिक्के चलवाए थे। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की थी। मुगल बादशाह जब बैठे थे फर्रुखियर गद्दी पर, तो इनके आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं हम, जहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए और 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। किस में विलय हो गया? खालसा में विलय हो गया। और दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया और इन्हें ही मिसल कहते हैं। और यही मिसल आगे चलेगी, जिसमें रणजीत सिंह का जन्म होगा सुकरचकिया मिसल में। मिसल का मतलब क्या होता है? एक अरबी भाषा का शब्द होता है। इसका अर्थ होता है समान, यानी कि जितने भी शासन करने वाले लोग थे या जो दल थे वो सभी लोग समान हैं। और इसी में राजा रणजीत सिंह आते हैं, जो सुकरचकिया मिसल से संबंधित होते हैं। किस मिसल से? ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंजाब के शासक रणजीत सिंह राजा किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। और 12 मिसलों में जो है कि सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिलाया गया था। 1798-99 में रणजीत सिंह जो है कि लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक अमृतसर की संधि हुई थी, जिसमें कहा गया था कि आप पंजाब के पूर्वी और पश्चिमी सीमा के इधर उधर रहेंगे। अर्थात कि जो पंजाब के पूर्वी तरफ हम बात करेंगे तो अंग्रेज की सीमा रहेगी और पश्चिम की तरफ जो है कि महाराजा रणजीत सिंह की सीमा रहेगी। दोनों ही अपने शासकों यानी कि एक दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। और रणजीत सिंह का सूबा जो था 4 प्रमुख राज्यों में बटा हुआ था। पहला पेशावर, दूसरा कश्मीर, तीसरा मुल्तान और चौथा लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ थे। इनकी मृत्यु जो है 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु होती है और यहीं से जो है कि पंजाब कमज़ोर पड़ना शुरू होता है। पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845-46 में और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849। और दूसरे सिख युद्ध के बाद पंजाब को क्या किया जाता है? अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया जाता है। जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ 45-46 में, इसकी जो मतलब जब युद्ध समाप्त हुआ तो किस संधि से समाप्त हुआ? तो लाहौर की संधि थी 9 मार्च 1846। कौन सी संधि थी? 9 मार्च 1846। दूसरी थी भैरोवाल की संधि, जो 22 दिसंबर 1846 में हुई थी। और इस संधि के तहत यह कहा गया कि जो राजा दिलीप सिंह बने हैं, इनके संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का पंजाब में प्रवेश होगा। अर्थात कि राजा दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में होगा, या यूँ कहें कि सहायक संधि की शुरुआत यहाँ पर भी हो जाती है। और फाइनली क्या करते उन्हें 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया जाता है। और इस तरीके से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई और दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी और इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हो गए। तो अब आपको याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी का उस समय कार्यकाल आ जाता है, क्योंकि ये 1848 में भारत में आ चुके हैं और 29 मार्च 1849 को घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर देते हैं। यानी आपने बंगाल को देख लिया, मैसूर को देख लिया और अब ये पंजाब को भी देखा कि किस तरीके से ये विलय कर रहे हैं। और महाराजा जो दिलीप सिंह थे उनको 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अंग्रेजों की होशियारी देखिए कि अब जाइए आप शिक्षा प्राप्त करिए। और उससे भी खराब स्थिति ये थी कि सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर था वो भी महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, जो आज भी वहीं पर है। तो ये था दोस्तों आपके जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री के सेगमेंट वाइज जो हमारी सीरीज चलाई गई है, जो आपके वनडे एग्जाम्स के साथ साथ स्टेट पीसीएस और टीचिंग एग्जाम के बहुत ही हेल्पफुल है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख ही लिया है तो नो डाउट वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।